कि अब इस चैप्टर में दो ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है एनर्जी इन एसएचएम और एक बचा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, वैसे पिछले साल तक एक वो भी था डैम्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, लेकिन क्या है आज तक उसमें से कभी कोई सवाल आया नहीं, तो शायद इसीलिए उन्होंने इस बार इसको हटा दिया। ठीक है, ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। देखो एनर्जी दो ही होती हैं, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक, अब अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो हम बिल्कुल सिंपल वाला केस ले लेते हैं कि ये है ब्लॉक जिसका मास m और ये है स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो इसको अगर आप जैसे ब्लॉक को थोड़ा सा खींचें और छोड़ दें तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, फिर कंप्रेस होगी, है ना। तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर सकती है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग ये लिख सकते हैं, आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में ये सुना था, है ना। लेकिन अब क्या है, ये जो एसएचएम है इसमें हमने ये जो के लिखा था ना, इसको एम और ओमेगा के टर्म्स में लिखा था। हमने लिखा था कि जो के होता है वो एम ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां एम होता है मास और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम चाहें तो इस के की जगह ये रख दें, तो एनर्जी जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक्स का स्क्वायर आ रहा है और u की पावर आ रहा है 1, तो यानी जरूर ये एक पैराबोला का ग्राफ होगा। उसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं कि अगर x बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और अगर x कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। कर लिया कॉपी? अच्छा, तो जैसे u लिखा हुआ है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एट मीन पोजीशन x होता है 0। अगर x 0 है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड पर x या तो प्लस ए हो सकता है या फिर माइनस ए हो सकता है
है ना। तो अगर मान लीजिए x को प्लस ए रख दें या माइनस ए रख दें, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगी। तो मीन पोजीशन पर सबसे कम होती है एनर्जी और एम्पलीट्यूड पर सबसे ज्यादा होती है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बन जाता है, पैराबोलिक नेचर का है। यहां पर लिख देते हैं u और यहां पर x। तो x की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक हो सकती है। जब x माइनस ए होगा तब भी u जो है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। और जब u होगा प्लस ए, जब x होगा प्लस ए, तब जो u है वो तब भी होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और जब x जीरो है तो u भी जीरो है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। देखिए, पैराबोलिक नेचर का ऐसा। u वर्सेस x। तो स्प्रिंग के पास तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप ये देखिए, ब्लॉक इधर जा रहा होगा या फिर इधर जा रहा होगा, तो ब्लॉक के पास क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ m v स्क्वायर। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है ना। और कल हम लोगों ने एक v के लिए पढ़ा था कि v क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर ये रख दें तो आप देखिए k कितना आएगा, हाफ m और इसका स्क्वायर, तो ओमेगा का तो स्क्वायर हो गया। और ये देखो, ये रूट लगा है ना, ये हट गया, तो ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया। हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया? ये v का जो फॉर्मूला अपन ने पहले लिखा था उससे। पोटेंशियल कभी नेगेटिव होती नहीं इस केस में, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, चाहे x माइनस रखो तो भी स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना। काइनेटिक में भी देखो v का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें भी आप देखिए k की पावर है 1, x की पावर है 2, तो ये भी पैराबोला होना चाहिए। ठीक है ना। अ, बस इसमें एक है, अगर हम मीन पोजीशन की बात करें, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर जैसे x तो क्या है, जीरो। तो अगर x को हम जीरो रख दें तो काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी ना, क्योंकि x जीरो।
तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी वहां 0 थी मीन पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड पर x या तो प्लस ए हो सकता है या माइनस ए, लेकिन आप कुछ भी रखें वहां तो स्क्वायर है, तो k आना चाहिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगेन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना, 0, तो k बन गया। तो देखिए एम्पलीट्यूड पर काइनेटिक एनर्जी 0 होनी भी थी, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे जाकर पार्टिकल रुक जाता था तो वेलोसिटी 0 हो जाती थी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 0। ठीक है, और वैसे भी सोचो ना, एक एनर्जी कम हुई तो दूसरी बढ़ने लगी, जहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा वहां काइनेटिक सबसे कम। कर लिया कॉपी। अब ये देखिए के वर्सेस एक्स है ना, देखो ये माइनस ए और ये प्लस ए, तो जब x माइनस ए है या प्लस ए है तब काइनेटिक है 0, और जब x है 0 तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, पैराबोलिक टाइप का है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी, अब देखो k का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हमने लिखा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया। के लिख रहा हूं बार बार, है ना, ई होना चाहिए ये भी, और ये, और कोई बोल भी नहीं रहा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत गलती करता हूँ यार। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें देखिए एक्स आया ही नहीं, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। समझ रहे हो क्या कुछ, अरे यार तो बहुत आसान है, इसमें भी कोई डाउट हो रहा है क्या, बताओ। तो सही है ना, एक एनर्जी जैसे बढ़ती जाती है, मान लो पोटेंशियल, काइनेटिक कम होती जाती है, टोटल जो उनका सम है वो हमेशा कांस्टेंट होता है।
तो अगर हम टोटल एनर्जी का ग्राफ बना दें तो वो ऐसा हो जाता है, 1 मिनट बस, है ना, ये देखो टोटल एनर्जी और यहां पर x, ये वाला पॉइंट हो गया -a, ये वाला पॉइंट हो गया +a। ये एनर्जी हमेशा 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है। पहले ये वाला कर लीजिए। इस पर एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, पहले वो देखते हैं। हो गया ये वाला, जो मीन पोजीशन पर, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुम देखो ना, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़कर टोटल एनर्जी आ रही है। अगर मान लो, तो इसका मतलब ये लिख सकते हो ना, E इज इक्वल टू के प्लस यू। अब तुम देखो किसी जगह पर अगर एक एनर्जी जीरो है, मान लो पोटेंशियल जीरो है, तो E के ही तो बराबर है। तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वहां टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भरी हुई है, और जहां काइनेटिक जीरो, वहां पोटेंशियल में भरी हुई है। ठीक है, इतना समझ गए? कोई डाउट इसमें? अच्छा, चलो ये तो हो गया एक्स के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। लेकिन हम लोगों ने इतना कर लो, बना लिया ना। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि दो एसएचएम के इक्वेशन होते थे, एक होता था ए साइन ओमेगा टी, एक होता था ए कॉस ओमेगा टी। दोनों में फर्क क्या होता था? एक केस में पार्टिकल स्टार्ट होता था मीन पोजीशन से, मतलब जब हमने देखा, और दूसरा में स्टार्ट होता था एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं कि इफ पार्टिकल is at mean position at t is equal to 0, मान लीजिए ऐसा हो जाए, तो इस केस में जो x होना चाहिए वो ये होना चाहिए ना, a sin ओमेगा टी होना चाहिए, है ना। अच्छा, v कितना होना चाहिए? इसको डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखें, पोटेंशियल एनर्जी को, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, उसका ये फॉर्मूला होता है ना, 12m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो U बनेगा 12m ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वाला पॉइंट समझे? मतलब अगर टाइम के टर्म्स में लिखना हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी साइन की जगह साइन स्क्वायर के टर्म्स में आ जाती है। देखो साइन तो क्या होता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, पर अगर स्क्वायर कर दें तो फिर वो नीचे वाला नीचे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्क्वायर होके वो भी ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ कभी नीचे नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि ये ग्राफ ऐसे जाता है, और यहां के बाद ना जब इसे नीचे जाना चाहिए फिर ऊपर चला जाता है। फिर इसको देखिए नीचे, मतलब ऊपर ही जाना चाहिए, फिर उसके बाद नीचे जाना चाहिए, फिर ऊपर चला गया। तो एनर्जी पहले बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। जबकि अगर आपको याद हो, हमने जो ग्राफ बनाया था एक्स वाला, वो ग्राफ ऐसा था।
देखो अगर कंपेयर करो ना, ये देखो इस तरह का बनाया था, इसको मैं मिटा दूंगा बाद में, पर ये एक्स का ग्राफ ऐसा था। एक्स का ग्राफ याद है अपने आप को रिपीट करता था यहां से यहां के बाद, ये पूरा होता था 2 पाई बाई ओमेगा होता था, सही। अब अगर आप यहां पे देखें तो एनर्जी अपने आप को इतने के ही बाद रिपीट कर देती है, मतलब एनर्जी जो है वो एसएचएम के आधे टाइम पीरियड के बाद ही अपने आप को रिपीट कर देती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो होगा हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एसएचएम का टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड आ गया पाई बाई ओमेगा। समझे ये वाला पॉइंट? अच्छा, अब अगर टाइम पीरियड आधा है, पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड एसएचएम का आधा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाएगी। मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है पोटेंशियल एनर्जी की, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इट इज डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो ये पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती, आधी होती, डबल होती, क्या होती? ठीक है। और एक चीज और, ये कहां तक ऊपर जाता है? ये जो पॉइंट है ना, ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो वो एक्स वाला तो बहुत जगह दिया रहता है, तो अपन लोग फिर भी उसको पढ़ देते हैं, पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने दे तो रखा है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स भी दे रखा है, तो हो सकता है ये टाइम वाला पूछने लगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये बताइए? आ चुका है? अच्छा, क्या हुआ मतलब? हाँ, ये मतलब पोटेंशियल साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। हो गया क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है। अब जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी है, वैसे ही आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी को अभी अभी हमने लिखा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप यहां पे लिख दें तो के बनेगा हाफ एम और वी स्क्वायर, मतलब ओमेगा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए ये कॉस स्क्वायर वाला आ गया। कॉस और कॉस स्क्वायर में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि कॉस निगेटिव हो सकता है, पर कॉस का स्क्वायर या किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम के वर्सेस टी का ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ ऐसा होता है, देखो। देखो ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी 0 तक जाती, पर
वेलोसिटी जैसे निगेटिव हो जाती तो ऐसा नहीं कि वो निगेटिव हो जाए, है ना। अगर आप इसको कंपेयर करें ना वेलोसिटी वाले ग्राफ से, तो वो ऐसा होता था। देखो वेलोसिटी का ग्राफ बनाया भी होगा कल आपने, ये देखिए ऐसा ग्राफ होता था। वेलोसिटी जहां नेगेटिव है वहां भी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी तो अपने आप को रिपीट कर रही है ऊपर नीचे दोनों के बाद, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक ऊपर के बाद ही रिपीट कर दे रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो टाइम पीरियड है काइनेटिक एनर्जी का, इट इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये भी हो जाएगा पाई बाय ओमेगा। और जो फ्रीक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी की, इट विल बी डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि जहां भी कॉस स्क्वायर दिखे ना, तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा की जगह पाई बाय ओमेगा रख दो, या जहां साइन स्क्वायर भी दिखे तो पाई बाय ओमेगा कर दो। इफ द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द फ्रीक्वेंसी n, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाँ यार सही, 2n। तो क्लियर हुआ बताइए? हाँ मैक्सिमम वैल्यू तो सेम है यार, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो कॉस स्क्वायर की भी 1। अब जैसे हमने काइनेटिक बना लिया, पोटेंशियल बना लिया, टोटल एनर्जी भी बना सकते हैं। यश कुछ आ रहा है समझ में? हाफ क्यों ले रहे हैं? देखो एक चीज सोचो, देखो मैं वेलोसिटी बनाता हूं, वेलोसिटी का ग्राफ तुमने बनाया था, ऐसा था, ऐसा था, ये बनाया था वेलोसिटी का ग्राफ, है ना। इसकी तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा था। अब ये अपने आप को रिपीट कब करती थी? यहां से ऐसे जाकर ये जो पॉइंट है ना यार, इस पॉइंट के बाद ये अपने आप को रिपीट करता था, देख रहे। लेकिन अगर तुम काइनेटिक एनर्जी को देखो, तो वो अपने आप को, देखो काइनेटिक एनर्जी यहां के बाद नीचे तो गई नहीं निगेटिव में, यहां पहुंच गई, और इतने के बाद ही तो रिपीट करने लगी, देखो वो अपने आप को। तो जितने में ये वेलोसिटी पूरी आ रही है, उतने में 2 बार काइनेटिक एनर्जी ने रिपीट नहीं कर दिया, तो इसलिए उसका टाइम पीरियड उसका आधा ही तो हो गया। क्लियर हुआ बताइए? ये फॉर्मूला आया है। अब कॉस की वैल्यू सबसे बड़ी क्या होती? 1, तो 1 का स्क्वायर करो तो भी 1। हाँ साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन 90, और कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस 0। कोई डाउट इसमें बताइए? नहीं एसएचएम की तो यार वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती थी ए ओमेगा। इतना समझे? बताइए, कोई अगर हो डाउट तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद पोटेंशियल और काइनेटिक के बाद एक और है टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है ई, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस काइनेटिक का क्या फॉर्मूला आया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना। अब इसमें से आप देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब खुद ही देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1।
तो इसका मतलब टोटल एनर्जी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, हर टाइम पर सेम है। तो इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी है, अगर हम उसका ग्राफ बनाएं टाइम के साथ, तो वो कांस्टेंट आता है, हमेशा कितनी होती है, हाफ एम। तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, कभी बदलता ही नहीं है। इसका टाइम पीरियड अगर कोई हमसे पूछ लेना तो वो होता है इनफाइनाइट। और फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/इनफाइनाइट यानी 0। समझे इतना? ठीक है। देखो तो एक क्वेश्चन करते हैं यार, एक एनसीईआरटी के तो पहले एक दो सवाल कर ही ले, उसके बाद फिर आगे करेंगे, है ना। ऑसिलेशन। ये देखिए, ये देखो, वो स्प्रिंग और ब्लॉक वाला है। Block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. Spring has a spring constant of 50 Newton per meter. The block is pulled to a distance of 10 centimeter from its equilibrium position at x equal to 0 from it. ठीक है, काइनेटिक निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है और टोटल निकालनी है जब वो 5 सेंटीमीटर दूर है अपनी मीन पोजीशन से। कितना खींचा गया है उसको, तो जितना खींचा जाता है वही एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर खींचा, इसका मतलब ब्लॉक पहले यहां होगा। सोचिए ये इसकी मीन पोजीशन है, इसमें तो कोई इलोंगेशन नहीं है। एक आदमी ने ब्लॉक को अपनी मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर खींचा, तो ए बन गया 10 सेंटीमीटर, 10/100 लिख देता हूं मीटर। ठीक है, अब ये ब्लॉक देखिए वापस आ रहा है। वापस आते में ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक एक समय पर जो अपनी मीन पोजीशन है ना एम पी, ये ए अपनी मीन पोजीशन से, अब ऐसे सवाल तो आ ही सकते हैं, ये तो कोई कठिन सवाल है नहीं। तो x कितना है, 5 सेंटीमीटर यानी 5/100 मीटर। तो इस समय बताइए आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी। सवाल समझ में आया? k कितना लिखा हुआ है, 50 लिखा है, k लिखा है 50 न्यूटन पर मीटर। अब देखो, अगर हमें
पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी हाफ के कितना है 50 और x इस समय कितना है 5/100 उसका स्क्वायर, तो 25 बाय और 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर अच्छा ये 125 ऊपर आया और 2 से अगर डिवाइड करो तो 62.5 आ गया शायद ऊपर, है ना, अपॉन 1000 इतने जूल। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है 62.5 मिली जूल्स। लिख सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी? काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी निकालो फिर हाफ एम वी स्क्वायर करो। ब्लॉक का मास दिया है 1 kg, लेकिन v निकालने में कहीं ऐसा तो नहीं कि v निकालने में ओमेगा अंडर रूट ये होता है, तो ओमेगा भी नहीं पता। ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड इसका कितना होगा। एक तो ये होता ही है और एक ये भी होता है। एम बाय के होता है कि के बाय एम होता है? अरे यार, हैं पक्का देख लो एक बार। देखो ऐसी कंफ्यूज यही होता है, पता है एग्जाम में यही नहीं समझ आता कि यार क्या लिखना था, के बाय एम की एम बाय के। हाँ, जबकि मैंने एम ऊपर लिख दिया था ना, तो ठीक है एम बाय के, कोई डाउट इसमें? अब देखिए, अगर आप ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल कर दे तो ओमेगा आ जाता है, ये ओमेगा आता है। तो कितना हो गया ये अंडर रूट के कितना है 50 और एम है 1, तो रूट 50 ये ओमेगा आ गया। बताइए ओमेगा समझ में आया? अब v निकाल लेते हैं। देखो अब क्या है कि इसको करने का और भी आसान तरीका है, लेकिन ऐसे करने से क्या है, हमें कम से कम फॉर्मूला तो याद आएगा कि t ये होता है, ओमेगा ये होता है। अब ओमेगा मिल गया तो v कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट, तो v आ गया, ओमेगा कितना है रूट 50 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a कितना है 10/100, ये कितना है 5/100, तो 10/100 जो है 100/10,000 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 25/10,000, तो ये आ गया v रूट 50 और रूट 75/10,000। सही है, ऐसे ही रहने दो इसको, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो स्क्वायर तो करेंगे ही। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है 1 और इसका स्क्वायर, तो रूट 50 का 50 हो गया, रूट 75 का 75 हो गया और नीचे रूट 10,000 का 10,000 हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 375 अपॉन 2 इंटू 1000, 2 1 जा 2 हो गया, तो 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 7 जा 187.5, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 187.5 मिली जूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी थी 62.5, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 187.5 प्लस 62.5, तो टोटल एनर्जी आ गई
250 मिली जूल्स। आया समझ में? इससे हमें v भी रिवाइज हो गया, टाइम पीरियड भी रिवाइज हो गया, ओमेगा भी रिवाइज हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताइए। यश आया कुछ समझ में? हाँ बोलो यार। हाँ बिना उसके भी हो सकता है, बिल्कुल। एक्चुअली देखो एक और भी तरीका है भाई, काइनेटिक एनर्जी आप निकाल रहे हैं तो बहुत मेहनत लग रही है ना। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप टोटल एनर्जी पहले निकाल लें। आप सोचिए कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर को के कहते हैं। तो हम अगर चाहें तो इतना सब करने की बजाय टोटल एनर्जी निकाल लें, हाफ के था 50 और ए स्क्वायर यानी 10/100 का स्क्वायर। तो 50 ऊपर, 2 नीचे और 100, तो 2.5/10, 0.25 जूल। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी आ गई 250, देखो मिली जूल। अब टोटल निकल गई, पोटेंशियल भी निकल गई थी बिना ओमेगा कैलकुलेट किए। तो अगर जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है ना, तो टोटल मिल चुकी है, पोटेंशियल मिल चुकी है, तो काइनेटिक निकाल लो माइनस करके। समझ में आया लॉजिक? तो आसान तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ करते हैं और सवाल। वही जो अपना था ना एक प्रीवियस ईयर वाला, ओ एस सी आई डबल एल ए, हाँ इसमें सारे जो पी वाई क्यू थे ना वही हैं। ये वाला तो हमने कर लिया था है ना, ये वाला नहीं किया था, ये सिंपल पेंडुलम वाला है ना, सिंपल पेंडुलम वाला। ठीक है, ये कर लिया था, ये वाला कर लिया था। अच्छा, ये वाला सर्कल वाला है, ठीक है। ये वाला कर लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। ठीक है, ओके ओके। अब इसको करके देखिए। फोर्थ आएगा, लिखा है दे आर सुपर इम्पोज। एक्चुअली सुपर इम्पोज वर्ड एक बड़ा वर्ड है, सिंपल वर्ड है एडेड, जोड़ दिया। यानी कि जो नेट मिलता है वो ये मिलता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये नेट है। अब वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो पहली चीज तो क्या ये एसएचएम है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एक बार पहले ये पढ़ लो, फिर इसके बाद ग्राफ आएगी। इनने क्या लिखा है, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, यानी शुरू में पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर है, where x is the displacement and a, ठीक है। which of the following graphs shows correctly the variation of a with t? acceleration time graph कौन सा है ना। मैंने वो जो आपको इतने ग्राफ बनवाए वो इसीलिए क्योंकि ग्राफ भी पूछ रहे हैं एग्जाम में। अब देखो x कितना था, x कितना था, a cos ओमेगा t, है ना। तो v जो है वो हो गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करके मिल गया कॉस का माइनस साइन। और ये एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका भी डिफरेंशिएशन, तो माइनस ए ओमेगा और साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा फिर बाहर आ गया। तो ये देखो, तो ग्राफ बनना चाहिए माइनस और कॉस। तो पहला वाला तो कॉस का है, तो ये गलत है। दूसरा वाला यहां जीरो शुरू हो गया तो साइन वाला ही होगा। ये देखो ये भी जीरो शुरू हो गया, ये भी साइन वाला होगा, तो यही ग्राफ हो सकता है ना, कॉस का उल्टा। आया समझ में? बताओ।
तो आंसर कौन सा आ गया? थर्ड वाला। कोई डाउट? ठीक है। Which of the following functions represent SHM? सबसे पहले पहले को देखिए, एक एक को देखिए, है ना, बाकी मत सोचिए, पहले को देखिए। पहला वाला में लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये दो चीजें हैं, एक है साइन ओमेगा टी, एक कॉस ओमेगा टी। अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हो या सब्ट्रैक्ट भी हो तो भी दोनों का जो ओमेगा है वो सेम है, तो क्या ये एसएचएम होगा? तो पहले एक किस में लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ओनली डी डज नॉट रिप्रेजेंट रेयर, ये भी हो सकता है ना, उन सब में लिखा है। चलो तो ये तो हो गया। अच्छा अच्छा, अब एक काम करो, ये तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं, चलो छोड़ दो, इसको देखो। ये इसमें ना तो साइन लिखा है ना कॉस लिखा है, तो मतलब जो एसएचएम की जो दो इक्वेशन होते हैं दोनों में से किसी को भी ये ओबे नहीं करता है ना, तो डी तो नहीं ही है, तो ओनली डी डज नॉट। अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये वाला है, ये वाला, इसमें सिर्फ कॉस लिखा है -3 ओमेगा टी, ठीक है, और ये π/4। अगर हम चाहें तो इसे कंपेयर करा सकते हैं, एम्पलीट्यूड इसका 5 हो गया, ये 3 ओमेगा हो गया, और ये जो चीज है ना, आपने सुना होगा ये चीज होती थी फाई, फेज कांस्टेंट, तो ये भी एसएचएम तो है, सिर्फ कॉस लिखा है, तो पहला गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा का पता नहीं, ठीक है। बस ये दूसरा मैं आपको और बता देता हूं, एक्चुअली ये साइन क्यूब ओमेगा टी है। एक ना मैथ्स में फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला जैसे अपने को पता हो, फॉर्मूला ये होता है, अगर साइन 3 थीटा हो, ये क्यूब नहीं है, 3 थीटा है, जैसे साइन 2 थीटा होता था ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके, साइन 3 थीटा हो तो ये होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से अगर हम 4 साइन क्यूब थीटा लिखे तो वो इक्वल टू आएगा, देखो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये समझे आप? अब अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं ओमेगा टी से, तो 4 साइन क्यूब ओमेगा टी, ये आएगा 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। तो इस 4 को यहां ले जाइए, तो साइन क्यूब ओमेगा टी जो है ना, अगर आप चाहें तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 साइन ओमेगा टी -1/4 साइन 3 ओमेगा टी। तो ये जो साइन क्यूब ओमेगा टी है ना, आप चाहें तो इसको भी ऐसे साइन और कॉस सिस्टम में लिख सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसमें एक तो ओमेगा आ रहा है और एक आ रहा है 3 ओमेगा, इसीलिए जो साइन क्यूब ओमेगा टी है ना, वो एसएचएम नहीं है, वो पीरियोडिक हो सकता है। तो ये सवाल थोड़ा कठिन है और उसके लिए मतलब ये पता होना चाहिए कि साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, समझ गए लॉजिक? तो इसलिए ये तो है नहीं एसएचएम, ये है ना, और ये भी नहीं है, तो ए और सी, तो पहला तो गलत हो गया, ओनली ये भी गलत हो गया, ओनली डी ये भी गलत हो गया, तो फोर्थ सही हो गया, ठीक है। अब ये सवाल देखो आए तो इसमें मैथ्स ज्यादा यूज हो रही है ना, कुछ समझे? फेज डिफरेंस ये भी बता देता हूं, और कोई हाँ ये वाला देखो, भाई देने को कुछ भी दे सकते हैं, जैसे साइन क्यूब ही एसएचएम है कि नहीं, साइन स्क्वायर लिखा है, क्या ये एसएचएम है, पूछते हैं हमसे। तो हमें फिर कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना चाहिए, ये भी देखो मैथ्स ही टाइप का सवाल हो गया,
पहले कुछ ज्यादा ही मैथ्स के आ रहे थे ना। देखो x लिखा है a, ये लिखा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने सुना है साइन 2 थीटा, शायद ये आपने सुना हो। इसको क्या कहते हैं? बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने ये सुना हो, देखिए cos 2 थीटा, ये सुना है? ये होता है ये कभी सुना है? नहीं सुना हो तो देखो ये एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आया कहां से मैं आपको बता देता हूं। ये वाला सुना है कभी आपने? जेई का नहीं है, नीट का है। देखो ठीक है, अब ए और बी दोनों को थीटा रख दो, तो cos, देखो cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो ये बन गया, ठीक है। अब क्या आपने ये सुना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? अच्छा, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं, है ना। इस वैल्यू को उठाकर हम लोग यहां रख देते हैं, तो cos 2 थीटा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस सवाल में अगर ये लिखा नहीं होता ना, तो बहुत लोग यही कहते कि अरे यार ये तो आईआईटी के सवाल करा रहे हैं ना। लेकिन आप देखिए सही में नीट का है, कहीं प्रीलिम्स विलिम्स में तो नहीं आया? प्रीलिम्स में आए हुए देख लो। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा। अब थीटा को देखो अगर रख दें ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस ओमेगा टी। और यहां पे ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी ए और यहां भी ए और यहां भी ए। क्या? हाँ चाहते हैं यार, इसीलिए तो देखो मैं भी चाहता हूं, इसीलिए तो देखो मैं ये सवाल करा ही रहा हूं। मान लो ये सवाल दोबारा से एग्जाम में आ जाए, ये तो लोग कहते हैं ना PYQ कर लो, तो ये PYQ है ना। अब देखो मान लो ये आ गया और तुमने अगर ये देखो सॉल्यूशन देखा हुआ, भले ही तुम्हें समझ में ना आया, चलो ठीक है 30% समझ आया, पर तुम्हें ये तो याद रहेगा इसका क्या आंसर है कि नहीं? तभी ऑब्जेक्टिव है यार, नहीं तो सब्जेक्टिव में नहीं कहते कि करके दिखाओ। अब देखो ये आ गया, हाँ 2 थीटा 2 ओमेगा टी, ठीक है, यही हुआ ना। अब देखो यहां पर जब a साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो इसमें एक तो कांस्टेंट टर्म है a/2 और एक है a/2 cos 2 ओमेगा टी। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं a/2 माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी। अब आप यहां देखिए, अगर कभी ऐसा लिखा हो ऐसा, तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट चीज जुड़ जाए ना, इसका मतलब कि वो ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेशन नहीं कर रहा, किसी और पॉइंट के अबाउट कर रहा है, ठीक है। तो ये है देखिए ऑसिलेशन, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a/2। तो ये जो है ना, ये है तो SHM, पर इसका एम्पलीट्यूड a नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a/2। अच्छा, इसका टाइम पीरियड अगर आप पूछे, तो यहाँ t के साथ 2 ओमेगा लिखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर साइन ओमेगा टी लिखा हो, कॉस ओमेगा टी लिखा हो, तो 2 पाई अपॉन जो भी टी के साथ लिखा हो। यहां पर टी के साथ क्या लिखा है? 2 ओमेगा।
यानी कितना टाइम पीरियड आ गया, पाई बाय ओमेगा। तो ये तो सही है कि यहाँ एसएचएम है, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है। लेकिन उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए नहीं है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए बाई टू। दूसरी चीज, उसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा नहीं है, उसका टाइम पीरियड कितना है, पाई बाय ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ओमेगा बाय पाई। अब देखिए आपने कर लिया, मान लीजिए आपको ये जो सब मैंने किया ये कुछ समझ में नहीं आया, पर अब ये सवाल देखते हैं। पहला लिखा है एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई, दूसरा एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा बाय 2 पाई, तीसरा नॉन एसएचएम, चौथा एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कार्तिक कर दिया ना तुमने, अब बताओ है कि नहीं। भले ही तुम्हारे मन में सेल्फ डाउट था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन एग्जाम में सवाल करने के लिए ये जरूरी है कि आपने वैसे सवाल पहले किए हों। ये जरूरी नहीं है कि वो सवाल उस समय पे आप पूरा करके दिखाएं, है ना। तो क्लियर हुआ, बताइए कोई डाउट। चलो ये तो स्प्रिंग ब्लॉक का ही सवाल है। अच्छा अभी तक एनर्जी का नहीं आया सवाल ना कोई भी। लिखा है मास अगर स्प्रिंग से जुड़ा हो तो उसका टाइम पीरियड टी है। अब अगर इसके साथ एक और मास टांग दिया जाए, यानी टोटल मास 2m हो जाए, m नहीं हो जाए 2m हो जाए, तो बताइए नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो पुराना टाइम पीरियड तो t था, ये था। नया टाइम पीरियड मान लीजिए t1 है, तो यही तो होगा, है ना। तो ये तो आसान है यार, ये तो किया जा सकता है। तो t अपॉन t1, ये आ गया 1/2, तो t1 आ गया t√2। समझ गए। पेंडुलम पढ़ाई कहाँ, एम्पलीट्यूड दे रखा है और टाइम पीरियड दे रखा है, स्पीड पूछी है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो पता है यार अपने को, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्पीड का फॉर्मूला यूज करो ना, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना है, a/2। तो ओमेगा और ए स्क्वायर ये क्या होगा, अंडर रूट 3a² 4, है ना। तो कितनी आ गई स्पीड, ओमेगा और √3a/2। सही है। अब देखो जो ओमेगा है, ओमेगा आंसर में कहीं ओमेगा नहीं दिया, आंसर में टी दिया है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो इस ओमेगा की वैल्यू को यहां रखते हैं, तो 2 पाई बाय टी इंटू √3 a/2। तो 2 कट गया, तो ये आ गया पाई a। ये आंसर आ गया, देखिए ठीक है ना, समझ गए लॉजिक। अब ये सवाल क्या बहुत कठिन था, नहीं, सिर्फ v का फॉर्मूला यूज हुआ और t का फॉर्मूला यूज हुआ, आया समझ में। ठीक है। अच्छा एक चीज और, कई लोग ना एसएचएम को सर्कुलर मोशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं आप देखिए, उसी पे उन्होंने ये सवाल दिया है, ये वाला, ये वाला।
हालांकि इस सवाल में आप देखिए कहीं ऐसा लिखा है कि SHM है, ये पढ़ के देखिए आप पूरा सवाल। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि SHM का सवाल नहीं है, और बात सही है, ये SHM का सवाल नहीं, लेकिन चूंकि चारों आंसर में SHM टाइप फील हो रहा है ना, इसलिए कई लोग इसको SHM में डाल देते हैं। पर एक बार सवाल पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन। इनिशियल पोजीशन क्या लिखे हुआ है, ये लिखा है ना, ठीक है। रेडियस कितना लिखा है, 3। टाइम पीरियड कितना दिया है, 4। और सेंस ऑफ रेवोल्यूशन कैसे घूम रहा है ये भी दिया है। इनने कहा है कि वाई प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर कितना होगा। वाई प्रोजेक्शन मतलब वाई कंपोनेंट। अब आप देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। हम इस टाइम पीरियड को अगर 2 पाई बाय ओमेगा लिख दें तो यहां से हमें ओमेगा मिलेगा 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। तो ओमेगा जो आएगा वो पाई बाय 2 आएगा। ये समझ में आया। अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, मान लो यहां कहीं पहुंच गया किसी टी टाइम पर, तो ये जो ओमेगा होता है इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो एंगल वो कवर करेगा वो ये होगा। बताइए, ये एंगल कवर्ड हुआ, यानी पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा तो उसने जो एंगल कवर किया थीटा वो ये है, क्योंकि वहां से चल रहा है ना, तो वहीं से तो ऐसे घूम रहा है। तो उनने पूछा बताइए इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा। अब वाई कंपोनेंट ये है 3, तो वाई कंपोनेंट ये हुआ। क्या हम इसको 3 कॉस थीटा लिखे, क्योंकि जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो कॉस वाला होता है, यानी कि जो वाई कंपोनेंट आना चाहिए वो 3 कॉस थीटा आना चाहिए, और थीटा कितना है, पाई टी बाय 2। अब बताओ इसमें कहीं पे SHM का कोई भी फॉर्मूला यूज हुआ, नहीं यूज हुआ ना। पता नहीं ये क्यों हर कोई SHM में डाल देता है, ठीक है, पर इसको करने के लिए SHM की जरूरत नहीं पड़ती। तो आंसर इसका आ गया। आया समझ में, बताइए या नहीं। ठीक है, चलो एक और छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन है तो कई लोगों को। हाँ हाँ, ये देखो जैसे हम ये लिखते हैं जनरल फॉर्मूला एक्स का क्या होता है, ए साइन, ये होता है बिल्कुल जनरल इक्वेशन जो अपन ने डिराइव किया था, है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसमें ये जो ओमेगा टी प्लस 5 होता है ना, ये तभी जब यहां साइन लिखा हो। इस पूरी चीज को कहा जाता है तो जो फेज होता है ना, फेज वो कितना है, ओमेगा टी प्लस 5, तभी जब वो साइन के अंदर लिखा हो। अगर कॉस के अंदर लिखा होता ना बाई चांस, तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है ये, आप उसको कन्वर्ट करें साइन में। जैसे कॉस के अंदर लिखा हो ना ये, तो उसमें 90 जोड़ दें तो वो साइन में बदल जाता है, तो फिर ये फेज हो जाता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक, तो ये जो फेज आया ओमेगा टी प्लस 5, ये फेज टाइम के साथ साथ बदल रहा है। टी इक्वल टू 0 पे ये जो फेज हो जाएगा ये 5 ही हो जाएगा। टी इक्वल टू 1 पे हो जाएगा ओमेगा प्लस 5। टी इक्वल टू 2 पर हो जाएगा ओमेगा इंटू 2 प्लस 5। टी इक्वल टू 3 पर हो जाएगा ओमेगा इंटू 3 प्लस 5। समझ पा रहे हो। तो फेज चेंजेस, उस फेज में दो चीजें हैं, एक है ओमेगा टी, दूसरा है फाई। ओमेगा टी वो चीज है जो बदल रही है,
फाई वो चीज है जो नहीं बदल रही क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसीलिए उसको हमने कहा फेज का कांस्टेंट वाला टर्म, तभी उसका नाम रखा फेज कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? अब हमसे पूछते हैं, देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऐसे एसएचएम कर रहा है, और किसी समय पर वो पार्टिकल a/2 डिस्टेंस पर है, a/2 मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पर, तो बताओ उसका फेज कितना है? किसी भी टाइम पर उसका x a/2 है, a/2 है ना, तो फेज कितना है? तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार फॉर्मूला हमारा ये है, जनरल फॉर्मूला ये है ना। अगर हम x को a/2 रख दें, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1/2 आ गया। किस एंगल का साइन 1/2 होता है? 30 डिग्री का। यानी कि जो फेज है ना वो 30 डिग्री है। लेकिन कोई कहे कि ऐसा थोड़ी होता, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा अगर ऐसा कोई कह रहा है। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री भी आंसर हो सकता है, और 180 माइनस 30 करके तो उसके फेज दो हो सकते हैं। तो अब ये कैसे पता करें इनमें से कौन सा होगा? तो हम पूछते हैं कि उससे, यार बिल्कुल सही तुम कह रहे हो कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि ये पार्टिकल यहां तो है, पर यहां रुका थोड़ी होगा, रुकता तो वो एम्पलीट्यूड पर है। तो अभी वो जा किधर रहा है? क्या वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? तो उसने कहा कि यार वो ना इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। तो हम कहेंगे इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए x अगर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो v होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करो, ये हुआ। अब अगर मान लो ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है जो फेज है, आप इसको 30 रख दें, तो v कितना आएगा? a ओमेगा और cos 30 यानी a ओमेगा और √3/2। अगर आप इसको 150 रख दें तो a ओमेगा cos 150, cos 150 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ना cos नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस a ओमेगा। तो चूंकि हम कहेंगे पार्टिकल इधर जा रहा है ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब इन दोनों में से कौन सा फेज होना चाहिए? 30 डिग्री। लेकिन अगर वो कहता पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो अपन कहते फिर तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो फिर क्या आंसर आना चाहिए था? 150। पर दो फेज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो किधर जा रहा है। समझ पा रहे हैं? अब इसी पर एक क्वेश्चन भी आया था, देखो देखो अभी क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के देखिए इसको। Two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side। दो पार्टिकल हैं, वो ऐसे दो पैरेलल लाइन में ऐसे चल रहे हैं, पैरेलल लाइन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, सब कुछ सेम है। दे पास ईच अदर, तो वो कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, तो एक दूसरे को पास किया उन्होंने, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। कब पास किया? व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। दोनों की मीन पोजीशन वो है, स्ट्रेट लाइन में, सब कुछ ठीक है, तो फेज डिफरेंस बताओ। अब देखो ये ऐसा कह रहे हैं कि एक पार्टिकल ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है और दूसरा भी ऐसे कर रहा है, लिखा हुआ है ना कि पैरेलल लाइनें हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम है। कहां पास किया? जब उनका डिस्प्लेसमेंट
उनके एम्पलीट्यूड का आधा है। यानी जब वो यहां थे तो उनने पास किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में थे। एक अगर इधर जा रहा था तो एक इधर जा रहा था। यही कह रहे हैं ना वो। तो कह रहे हैं कि बताओ उनके बीच फेज डिफरेंस कितना है। अब हम ये जानते हैं कि दोनों का जो x है वो a/2 है ना। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसमें x को a/2 रख के ओमेगा टी प्लस फाइव की दो वैल्यू आई थी, एक आई थी 30, एक आई थी 150। अब हम कहेंगे, मान लो हमें नहीं पता कि यार कौन सा वो, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो कंफर्म है कि एक का 30 होगा तो दूसरे का 150 होगा, है ना। तो उनने बस ये पूछा कि आप बता दीजिए फेज का डिफरेंस कितना है। तो 150 एक का और दूसरे का 30, तो डिफरेंस कितना होगा? 120। बिल्कुल सही बात है। 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना, कौन सा होगा इसमें? फोर्थ। समझे लॉजिक या नहीं समझे? तो उनने तो ये भी कहा कि आपको नहीं भी पता होना कि किसका 30 है किसका 150 है, तो भी आपको सिर्फ डिफरेंस पता है। ठीक है। फेज यार एक्चुअली पूछेगा नहीं, क्योंकि फेज ना असल में इमेजिनरी चीज होती है।